ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान। IMF की तरफ से पैसे तो मिल गए आर्जी तौर पे, आवाम की हालत बेहतर नहीं हुई, लेकिन हमारे जजेज़ की जो तनख्वाहें हैं उनमें 20% इजाफ़ा हो गया है। इस पर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। थोड़ी इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी अहम खबर हमारे पास मशरक़ वस्ता से आ रही है, जहाँ पे इसराइल ने जनीन पनागज़ीन कैंप पे चढ़ाई की है। आज दूसरा दिन है, वहाँ पे काफ़ी जानें गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं अपनी यहाँ की जो हमारे मुल्क के अंदर के जो हालात चल रहे हैं उससे ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। आज हमने देखा कि काफ़ी सारी पेशियाँ, तलबियाँ, ज़मानतें, ये सारे मामला जो हैं वो चेयरमैन PTI के हवाले से अटके हुए हैं। साथ ही ये भी ख़बर आई कि नैब का जो कानून है उसमें एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली कर दी गई है। और फिर हमने ये भी देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली जो है वो आ रही है। वहाँ पे वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री के एक केस में नाअहल करार दे दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी PTI ने पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा खुद दे दिया, तो खुद दिया जी, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान ले लिया गया, आज़ाद कश्मीर उनको नाअहल करा दिया कोर्ट ने, और फिर वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हो गए, IPP में शामिल हो गए, और अब ये भी गया। तो ये भी गया। अच्छा, AJK और अब पहले कश्मीर से भी यही वहाँ पे तौहीन अदालत का मामला था, उसको फारिग किया गया। इसको सिर्फ इस ब्रश से पेंट कर देना कि ये चेयरमैन PTI के खिलाफ, बानी PTI के खिलाफ जो घेरा तंग हो रहा है, मेरा ख्याल है इसको टोटल उस पेंट से हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए कि GB चीफ कोर्ट का जो फैसला है जी, वो सियासी फैसला नहीं है। उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने बार की जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिग्री पेश की, उसकी तस्दीक ना लंदन यूनिवर्सिटी ने की, ना हायर एजुकेशन कमीशन ने की। उससे पहले उन्होंने एग्जैक्ट की डिग्री पेश की थी किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की। जब उसे उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उसकी बजाय उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी की डिग्री पेश कर दी। अगर ये आपको मंजूर नहीं है तो आप ये ले लें। उसकी बुनियाद पे ये फैसला हुआ। तो मेरिट पर फैसला है, मेरिट पर 3 रुकनी बेंच का है। और कब से चल रहा था ये? बहुत तेजी से हुआ है, रोज समात हुई है उसकी। रोज समात हुई है। हाँ, मतलब इंसाफ जल्दी होना चाहिए। इसमें आप चाहें तो कुछ निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें से कुछ निकाल सकते हैं। तो निकालना है, लेकिन निकालना है किसी चीज में से तो कुछ, तो वो तो है नैब ना यार। 1999 की पैदाइश है, अनलिमिटेड पावर्स, किसी को भी उठाओ, किसी को भी डिटेन करो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उसके खिलाफ, बार काउंसिल्स, इंसानी हकूक की तंजीमें, सब उसके खिलाफ। और जब आप अपोजिशन में होते हो, एक सियासतदान होते हुए, जब आप ऑपोजिशन में होते हो तो नैब बहुत बुरी होती है। जब आप पावर में आते हैं तो जाहिर है कि नैब का फिर। हाँ, लेकिन आपको याद होगा पिछले साल इस गवर्नमेंट ने इस्लाहात की, बिल्कुल जिन्हें PTI ने मुस्तरद किया, कोर्ट में गए कि जी कि ये आप अपने आप को रिलीफ देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो कल ये जो आई है ऑर्डिनेंस के जरिए, उसमें बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी आपने रिवर्स किया है, मतलब आपने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को आपने बढ़ाया है। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट है कि जी के आप जो जिस्मानी रिमांड था वो पिछले वाले दौर में 90 दिन का था, विदाउट चार्ज। इन्होंने उसको चेंज करके 14 दिन किया, अब बढ़ा के 30 दिन कर दिया। अच्छा, और एक और बड़ी मजेदार बात है कि नॉन कोऑपरेशन पर भी जी आपको अंदर कर सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन की तारीफ क्या है? तारीफ ये है कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं कि जी के आए ज़रा ये सवालों के जवाब दें, आप कह रहे हैं जी मैं नहीं आऊँगा, आपको 1 दफ़ा नोटिस दिया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, आप कह रहे हैं जी तो जब इन्वेस्टिगेशन पे आएगा तब देखेंगे। तौहीन नैब। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमने इंक्वायरी स्टेज पे जो बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा, ठेंगा दिखा रहा है बार बार, हम कम से कम उसको ये प्रेशर दे सकते हैं कि जी कि आपको भी चेयरमैन नैब तलब कर सकते हैं। अच्छा, कि मतलब अगर व्हाट्सएप पे डबल टिक हो गया और ब्लू हो गया और आपने जवाब नहीं दिया तो ये भी नॉन कोऑपरेशन ही हुई ना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जी वो नैब का अपना फीडबैक आ रहा था कि सर हमारे तो आपने हमें बिल्कुल टूथलेस कर दिया, कोई सीरियसली नहीं ले रहा हमें, तो थोड़ा सा हमें इख्तियार वापस दे दें। अच्छा, इनका ये भी इसरार है, जो मैं भी सुन रहा था, हमारे जो वज़ीर कानून हैं तारड़ साहब, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। और जिस शख्सियत के बारे में आप सोच रहे हैं कि जिनके बारे में ये हो सकता है, उनका ये इसरार है कि जी उनके केसेस जो हैं वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन लेवल पर हैं, वो इंक्वायरी लेवल पे नहीं है। तो ये उनका अच्छा, ये उन पर फिट नहीं आता। हाँ, वो कह रहे हैं उन पर फिट नहीं आता। ये तो हम इदारे को थोड़ा सा बस तगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पर्सन स्पेसिफिक की मैं बात बताऊं,
सारे कवानीन में से कोई भी शायद पर्सन स्पेसिफिक नहीं होते। मसलन जो कौमी असम्बली ने, पार्लियामेंट ने बल्कि एक कानून में नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी है, पहले अनलिमिटेड हो सकती थी। तो ये इससे सभी को फ़ायदा पहुंचेगा, जाहिर है। सिर्फ एक साहब को जो लंदन में है उन्हें तो फ़ायदा नहीं पहुंचेगा ना, या पीपीआई के क्या आईपीपी के जो बानी है उनको भी फ़ायदा नहीं पहुंचेगा उसके। अच्छा, तरीन साहब का नाम अभी वो ओके है। अच्छा, और लेकिन इसका इतलाक जो है माजी से होगा इस कानून का, तो उसमें इत्तेफाक है, किसी का भला हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं। तो ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, नहीं बिल्कुल भी। ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि किसी को हो जाए फायदा तो ठीक है। तो हमारे साथ इस्लामाबाद से ज़ैगम खान साहब मौजूद हैं ये इन मामला को देखने के लिए कि वाकई ये सब आइन के मुताबिक चल रहा है मामला, पर्सन स्पेसिफिक भी नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए है। तो ज़ैगम साहब, ये जो हम पिछले 7-8 महीने से सुन रहे हैं कि एक शख्सियत के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो इसको ऐसे ही देखें या हम या ऐसा नहीं है? सिर्फ एक शख्सियत के गिर्द तो घेरा तंग नहीं हो रहा, एक पूरी पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और तंग हो चुका है। और जो एक शख्सियत है वो भी अब तकरीबन हमें नजर आ रहा है कि अपनी जो इस वक्त कानून की या अकाउंटेबिलिटी जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है उसमें वो शख्सियत भी आ चुकी है। और बिल्कुल आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम 1948 में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता चला है, तो वो माशाअल्लाह जो ग्लोरियस ट्रेडिशन है हमारे, वो उस तरीके से जारी और सारी है। और उसकी जो करंट इस वक्त की जो इनकर्नेशन है, जो नैब है, वो थोड़ा सा उसको पीछे हटाया गया था। जब पीछे किया गया था तो वो भी सियासी मकासद के लिए था, लेकिन अब उसको दोबारा पुरानी जो उसकी शान है का जो जाहो जलाल है पुराना, उसके साथ उसको वापस लाया जा रहा है। अभी जो नई तरमीम की गई है तो उससे जो उसकी पुरानी ग्लोरी है जिसको, और कल यही खुदा ना खास्ता अपोजिशन में गए तो फिर चीखेंगे कि देखो काला कानून है। जी चीखे अपनी बारी में तो फिर चीखना ही है ना। लेकिन अभी तो मसला ये है कि अब तो दूसरों की बारी है। तो इस वक्त लेकिन जहां पे मामला मेरे ख्याल में पहुंच चुका था, इस 9 मई के वाक़े से पहले, कुछ दिन पहले तक ये हो चुका था कि कन्फ्रंटेशन को चेयरमैन पीटीआई ने वहां तक पहुंचा दिया था, जहां पे वाज़ेह था, जो वजीर कानून साहब ने कह भी दिया था कि अब या ये बचेंगे या हम बचेंगे। और 9 मई से पहले तक यही चांस लग रहा था कि पीटीआई ही बचेगी और पीटीआई के चेयरमैन ही बचेंगे और ये दूसरी पार्टी बचने वाली नहीं है। और जो इंतकामी बयानात थे, जो बता दिया गया था कि जो पहले हमने किया है, अब पहले से बहुत ज्यादा आगे जाके हम करेंगे, ये चेयरमैन पीटीआई कह रहे थे। लेकिन फिर 9 मई के बाद फिर इनके पास मौका आ गया, तो नीयत तो इधर भी बन चुकी थी, 9 मई से पहले ही बन चुकी थी। मौके नहीं मिल रहे थे और वो मौके अब इनको अब मिल गए हैं और अब ये बिल्कुल वही कुछ करने जा रहे हैं जो इनके साथ पहले हुआ था या आगे चल के होने जा रहा है। हाँ, अब ये ज़ैगम साहब, ये यहाँ पे मैं आपको ज़रा रोकूंगा। और ये बार बार जब भी बात होती है और हम भी अक्सर ये बात करते हैं कि यार कभी किसी ने कुछ सीखना भी होता है या नहीं। अब जैसे कि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत, चलो कह दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अभी हम बात करते हैं, अच्छा बड़ी कई बार इक़्तिदार में आए हैं, फिर कई बार इक़्तिदार से हटाए भी गए हैं, राइट। और जब हटाते हैं तो फिर रगड़ा लगता है, फिर वो कहते हैं कि यार ये बहुत बुरा होता है, फिर जब आते हैं तो फिर वही होता है, एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये ताहयात ही हमने यही चलना है ना, यही देखना है। अब मतलब ये तो कभी ना सोचे ना, जब कोई नई हुकूमत आती है तो हम वही बातें करते हैं ना यार कि नहीं देखें, माजी से सबक सीखें। तय कर लेंगे किसी ने कभी कोई कुछ नहीं सीखना। नहीं, सीखा तो है और हमने चेंज भी देखी। देखिए 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, वो मेरी राय में कोई लाइट लेने की चीज़ तो नहीं है। उसमें बहुत सारा जो लेसन लर्न थे, जो 2 जमातों ने जिन मरणों से वो गुजरी थी, जिस मुश्किल से वो गुजरी थी, उसकी जो असबाक हैं उसको तो वो अमल में लाए थे ना। और एक जमहूरियत में उन्होंने एक नया प्लेइंग फील्ड भी बनाया था, एक दूसरे को भी उन्होंने बहुत रियायत दी। एक दूसरे को क्या, उन्होंने उसके नतीजे में पीटीआई को भी रियायत दी। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना होता तो 2013 में पीटीआई की केपी में गवर्नमेंट ना बनती। केपी में पीटीआई को गवर्नमेंट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत दी गई, अगरचे वो सिग्नेटरी नहीं थे। उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज, जेयूआई वगैरह के साथ मिलकर
पीटीआई का रास्ता रोक सकती थी, केपी में हुकूमत बना सकती थी, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये कहती है कि जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी उसको हुकूमत बनाने का हक है, तो हम पीटीआई को हुकूमत बनाने दें। यहाँ तक तो मामला पहुंच गए थे, और जो चार्टर किया गया उसकी 80% जो बातें थी उसको तो आइन और कानून में भी ढाल दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद से जो तब्दीली प्रोजेक्ट आया उसने फिर से उसको उलट दिया ना, और पुराने माहौल को दोबारा जिंदा कर दिया। और इमरान खान ने और पीटीआई के चेयरमैन ने जो खौफ की फजा पैदा कर दी दूसरों के लिए, इसमें लेकिन गवर्नेंस रूल और मेमो गेट का मेरा ख्याल है कि इसमें जिक्र बनता है। ये सारी चीजें हैं। अगर हम अभी की सूरत हाल देख लें तो 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, जितना तेजी से हो रहा था, ये जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तौबा और ये सब, उसमें बाज़ाहिर एक पॉज सा आया है। ज़ाहिर है कि बीच में ईद भी आ गई, उससे पहले भी हमें लगा कि थोड़ा सा उसमें, तो आपको अब क्या नज़र आ रहा है कि ये प्लानिंग जो है ये गिरफ्तारी की है कि सब पहले सब जो भी सपोर्ट बेस है उन सबको हटा दें, अकेला कर दें, तना कर दें, लिमिट कर दें सोशल मीडिया की जो रोज़ बयानबाजी है या फॉरेन मीडिया को इंटरव्यूज़ हैं, और फिर हम उनको चुक लें? तो क्या ये उस तरफ जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल उस तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि 9 मई जैसा दोबारा जो है वो तो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती, मौका नहीं दिया जा सकता। तो उसके लिए तमाम रास्ते बंद करने के बाद ही चेयरमैन पीटीआई पे हाथ डाला जा सकता है, क्योंकि इससे पहले गिरफ्तारी में जिस तरीके से रिएक्शन आया, और जो चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अगर दोबारा मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो फिर भी यही होगा, जो 9 मई को हुआ था फिर वही होगा। तो उसके नतीजे में, और इस वजह से भी कि ये फैसला कर लिया गया कि अब पीटीआई को कोई चांस नहीं देना, ये 9 मई में इन्होंने जो कुछ किया है अब इसके बाद इनकी कोई जगह नहीं है। एक तो ये ओवरऑल फैसला था, सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा था कि सिर्फ चेयरमैन पीटीआई को उस पर हाथ डालना है, ओवरऑल भी एक मुख्तलिफ तरह के फैसले कर लिए गए। लेकिन उसका एक पहलू ये भी है कि ये काम पहले करना है तो उसके बाद चेयरमैन पीटीआई की बारी आएगी, ताकि दोबारा वो वाकयात ना हो अगर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाए जो 9 मई को हुए थे। तो वो बार-बार कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए। ये जो आपकी जो बात थी ना, सॉरी इस पे अभी आते हैं, जब आपने बात थी ना कि थोड़ा सा पॉज लग रहा है, यार ये भी तो है ना कि जितनों को तोड़ना था उनको तोड़ लिया है। अभी काफी लोगों को तोड़ा है ना, आप ये भी तो देखें यार। अमित सिंह, फवाद चौधरी वो हट गए, मुराद रास, अभी मैं कल ही मैं टीवी देख रहा था, मुझे मुराद रास की शक्ल देखी, मैंने कहा यार बड़ी दिनों के बाद दीदार हुआ, और वो आईपीपी के तर्जुमान नीचे लिखा हुआ था, ठीक है, असद उमर, मतलब और भी फयाज चौहान, फिर I'm waiting for परवेज खटक, I'm waiting for असद कैसर। नहीं, परवेज खटक भी तो डी फैक्टो तो हट ही गए ना यार, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन डी फैक्टो हट ही गए। मतलब हमें जो देखे ना, ये हो रहा था हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जिसकी वजह से आम लोगों में ये एहसास था कि यार अगर 9 मई इतना ही गलत था तो इतना तेजी से ये लोग कैसे अंडर प्रेशर रोज आ रहे हैं, टीवी पे रो रहे हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। उसका एक काउंटर इफेक्ट, वो एक स्टॉक था, वो जमा था, खत्म हो गए हैं वो नहीं, वो स्टॉक जमा हो गया था। अब ईद के बाद एक नई खेप आएगी। आपको लग रहा है यार अब एक के लिए तो बच्चा भी है, एक के लिए तो देख नहीं बन सकती ना, जब तक के पूरा इकट्ठा ना। देखिए जैसे शहरयार अफरीदी, मोहम्मद अली खान, ये तो अली मोहम्मद कुछ लोग अभी तक खड़े हुए हैं, परवेज इलाही भी खड़े हुए हैं, शाह महमूद साहब कोई मेरा ख्याल है कि सालिसी के किरदार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोशिश कामयाब हो गई। ज़ैगम साहब, अब चेयरमैन पीटीआई की तरफ से मुसलसल ये इल्तिजा की जा रही है कि बात करें, मुल्क के मुफाद में बात करें, मैं अपने लिए बात नहीं करना चाह रहा। क्या कहीं पे कोई ओपनिंग है कि उन्हें एंगेज किया जाए ताकि अगले इलेक्शन को कुछ क्रेडिबल बनाया जा सके, किसी बात पे आके आमाद हो जाएं? ये इसके भी चांसेस हैं या वो गेम खत्म हो चुकी है? मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुस्तकबिल करीब में इस बात का कोई चांस बाकी रह गया है। अगर कोई चांस था तो इमरान खान ने, चेयरमैन पीटीआई ने उस चांस को ख़त्म कर दिया है। 9 मई के वाक़यात के बाद शॉर्ट टू मीडियम था, लेकिन तकरीबन 3 साल तक आप समझिए कि उनके पास कोई चांस नहीं है। उसके बाद 1, 2, 3 साल के बाद कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ओपनिंग निकले तो ये हो सकता है। इस वक्त उनके साथ कोई बात नहीं करेगा, और इस वक्त उनके साथ सियासतदान भी बात नहीं करें। कम से कम सियासतदान तो बात करने को तैयार थे। जब उनकी हुकूमत खत्म हुई वो तो खुद ऑफर कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि अब बात को और आगे को कोई रास्ता निकले, लेकिन उस वक्त इतने गुरूर के साथ चेयरमैन पीटीआई ने ठुकराया
और उनसे मुसलसल बात करने से इनकार किया और ये कहा कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए भी उन्होंने जो तरीक़ाकार अख्तियार किया वो दबाव का तरीक़ाकार था, और शायद मुज़ाकरात की खातिर ही वो दबाव को इस लेवल पर ले गए कि वो TLP के स्टाइल पे मुज़ाकरात करने के रास्ते पे चले गए कि इतना टिका के दबाव डाला जाए और ऐसे दबाव डाला जाए कि फिर जब मुज़ाकरात हों तो जो बात है वो हमारी ही मानी जाए। शायद एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि 9 मई के वाक़यात के पीछे TLP टाइप दबाव डालना था इस्टेब्लिशमेंट पे बात करने के लिए, लेकिन उसका जो उल्टा असर हुआ, आपको कोई चांस नहीं बचा कि इस वक्त उनके साथ कोई बात की जाएगी। एक और इसमें ऑप्शन ये भी है कि मेरा ख्याल है कि वो शायद वाकई कहीं ना कहीं समझते थे कि बाकायदा एक म्यूटनी होगी, कि ये एर्दोआन मोमेंट होगा, लोग टैंकों के सामने लेटेंगे। और मसला पता है क्या है कि अब आदिल राजा जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उनको आप एंटरटेनमेंट के लिए सुन सकते हैं। बहुत लोग सीरियसली लेते हैं। मैं कहता हूँ सीरियसली ना लो, क्योंकि अगर सीरियसली लोगे ना और कमजोर कि यार ये तो होने वाला है ना, तो फिर यही होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ज़ैगम साहब, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। सियासी अदालती इंतज़ामी खिचड़ी ये हमारा मौजू है और ज़ैगम खान हमारे मेहमान हैं। ज़ैगम खान साहब, हम खुद ये बात कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं कि भैया सियासत में जब तक आप की तबीयत में लचक ना हो और आप बदतरीन दुश्मन के साथ भी एक बड़े गोल के लिए बैठने को या मौका तलाश करने के लिए ना बैठें, तब तक आपको सियासत में नहीं आना चाहिए। अब एक साहब सियासत में आ गए यही नारा लेके कि चोर उचक्कों से की सफाई करनी है और इस मुल्क को एक नई राह पे डालना है। लोग उनके पीछे लग गए। अब वो हैं ज़वाल की कंडीशन में। तो अब अगर वो आप जो कह रहे हैं या हम जो कह रहे हैं कि जी सियासी फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिवायती सियासी फ्लेक्सिबिलिटी है वो दिखानी चाहिए, वो क्यों नहीं दिखा रहे, ये कैसे सियासतदान है? तो भैया वो तो आया ही इसी बुनियाद पे था कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी, उसका जो प्रोग्राम है उस पे वो स्टिक करता है। अगर मैं उसके शूज़ में बैठ के देखूं या उसकी पार्टी के कारकुन के तौर पे देखूं तो वो तो एक आइडियल आदमी है, वो तो शहीद भी हो जाए तो तारीख़ में उसका नाम हो जाएगा। तो हम क्या गलत तवक्कुआत नहीं वाबस्ता कर रहे हैं किसी एक साहब से? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो जो एक साहब जिनका आप कह रहे हैं वो तो आज भी यही कह रहे हैं कि जो मैं कर रहा था वो ठीक कर रहा था, मैं जो प्रोसिक्यूशन कर रहा था वो बिल्कुल कानूनी थी, मैंने जो जेलों में ठोसा था वो बिल्कुल ठीक ठोसा था, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो वो अभी तक ऐसे रूल्स बनाने को तैयार नहीं है कि जो सब पे अप्लाई हो सके। उनकी जो एक्सेप्शनलिज्म है और जो उनकी सियासत का एक बुनियाद है कि जो वो डेमागोग है कि वो एब्सोल्यूट पावर चाहते, वो जमहूरियत नहीं चाहते। और अगर वो इसे आप उसूल पसंद भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। उनके जाती असूल हैं, वो ऐसे असूल हैं जिन पर वो खुद कारबंद हैं, लेकिन जो जमहूरियत के मुनाफी हैं वो बिल्कुल ऐसे असूल हैं और उनकी ज़ात के हिसाब से वो ठीक है। उन असूलों को उनके फॉलोअर्स मानते हैं और उनके फॉलोअर्स उन असूलों पे चलने को तैयार हैं, लेकिन हम सब उन असूलों के को समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। और वही जो उन्होंने असूल बनाए थे वो अब उनके अपने भी तो गले पड़े हैं ना, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं या तो आप पूरी रियासत पे कब्जा कर लें, जैसे वो चाहते थे कि रियासत पे कब्जा कर लिया जाए। पहले वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के फौज के साथ मिल के कब्जा कर लें, एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम हो जिसमें एक सिंगल पार्टी हेजमनी हो, एक सियासी पार्टी की इजारादारी हो। उसके बाद उन्होंने कोशिश की एक मुख्तलिफ तरीके से सियासत पे, हुकूमत पे, रियासत पे कब्जा किया जाए, लेकिन जब वो कामयाब नहीं होंगे तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो उनके साथ यही सलूक करेंगे। यही होता है उन मुल्कों में जहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम नहीं होते, जहाँ पे जमहूरियत को जमहूरियत के असूलों के मुताबिक नहीं चलाया जाता। एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे ज्यादा शायद अफसोसनाक सूरत हाल एक हमारे जैसी जमहूरियत में हो नहीं सकती। तो जमहूरियत पे तो अभी भी तो माइनस PTI क्या ये मुल्क जमहूरी असूलों पे चल रहा था? मेरा नहीं ख्याल के चल रहे हैं। कुछ चीजें हम कह सकते हैं और इन हालात में तो नहीं चल रहे हैं कि अगर ये PTI के साथ भी इस तरह का सलूक कर रहे हैं तो जमहूरी असूलों के तो खिलाफ है।
हम समझ सकते हैं, इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक नहीं कर जस्टिफाई नहीं कर सकते और जस्टिफाई नहीं कर सकते। और देखिए दूसरी बात ये कि जिस तरीके से ये अपनी पार्टियों को चला रहे हैं, तो क्या वो तरीकेकार जमहूरी है? बिल्कुल जमहूरी है। मेरिटोक्रेसी है इनमें? बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से ये मुल्क को चला रहे हैं, क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। पीटीआई की या उसकी चेयरमैन की जो गलतियां हैं वो किसी तरीके से इनके रवैये और इनके तर्ज हुकूमत और इनकी जमहूरियत के तरीके और जो पार्टियां चलाने के तरीके हैं वो किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं होते। उनकी गलतियां बिल्कुल उन चीजों का जवाब नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। मुझे हमेशा याद आता है वो एक फिल्म है एलियन वर्सेस प्रेडेटर, मैंने बार बार इसका हवाला भी दिया है। तो उसमें मतलब दो बलाएं हैं, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। दो बलाएं हैं, उनकी लड़ाई है। उसकी जो पोस्टर पे लिखा हुआ था ना कि यार जो भी जीते हारना हमने ही है। अवाम ने, मतलब इस केस में मतलब एक साइड पर एलियन है, एक साइड पर प्रेडेटर है, बीच में हम है। जो भी जीतेगा खाएगा तो हमें ही ना। और चॉइस ये है कि आपको पेप्सी पीनी है या कोक। नहीं, आपको एक तो पीना ही है। मतलब चॉइस ही है। और दोनों में जहर है। आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। नहीं, आयकर के पैसे मिलेंगे, उस पर भी बात किसी और की तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी हमारी नहीं अगले बढ़ेगी। सेगमेंट में। ज़ैगम साहब, तो अब ये बताएं कि हम जुलाई में तो हम पहुंच गए, अभी ये कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है कि कोई इलेक्शन की। सब ऐसे खामोश बैठे हैं, सारी तवज्जो जो है वो चली गई है। वो स्वीडन में एक साहब ने एक हरकत की है कुरान पाक के साथ। अब वो जुमे को जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने भी पहले बोल दिया कि जी एहतजाज होगा, ये होगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जी हम भी यौम तकदीस कुरान मनाएंगे। अब हमारे जो मामलात हैं वो तवज्जो थोड़ी इस तरफ जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इलेक्शन की कोई तैयारी की किसी को फिक्र है या अभी नहीं है? ठंड प्रोग्राम है मेरे ख्याल में तो ये बातें जो आप कह रहे हैं ये इलेक्शन की तैयारी की बातें हैं, ये मुल्क चलाने की बातें तो नहीं। हाँ, ये तो मुल्क को सीधे रास्ते पर चलाने की बातें तो नहीं है, तो इलेक्शन ही की बातें हैं। सही है, मुझे इलेक्शन, दो रीजंस जो हैं वो लगती है कि इलेक्शन हो जाएगा। एक तो ये है कि अब पीडीएम के लिए, मुस्लिम लीग नवाज के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए अब मैदान हमवार है। पीटीआई का इतना रगड़ा लग चुका है कि आप ये महफूज तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि अब जो IMF के साथ मुआहदा कर लिया गया है, जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, अब वो साइन तो हो गया, उसके बहुत से एक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ही तकलीफ दें। तो बेहतर है कि ये जल्दी से वक्त से पतली गली से निकल जाए। मुआहदा हो चुका, और जो ज्यादा तकलीफ दे बातें हैं वो आने वाली जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके हवाले कर, क्योंकि ये करती तो पड़ेंगी। अब उसके अलावा तो कुछ चारा ही नहीं है। पहले 9 महीने ज़ाय कर दिए, अब एक्सटेंडेड फैसिलिटी की जो शराइत थी वो नहीं मानी, लेकिन अब ये तो माने बगैर चारा ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल कोशिश करेंगे कि ये वक्त से निकले और वो तकलीफ पे दे बातें जो है, ज्यादा तकलीफ दे बातें वो भी आने को है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़ैगम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है पॉलिटिकल मामलात और हमारी जो माशी चैलेंजेस हैं, दोनों साथ सर एक ज़रदारी सब में भारी, आप देखेंगे। हाँ ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे जारी रखते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, जैसे आपको पता ही होगा कि सदर अलवी साहब इस वक्त सऊदी अरब में हैं, हज पर हैं। वहाँ पर वली अहद शहज़ादा सलमान से भी उनकी मुलाकात हुई है, और बांग्लादेश के सदर भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है, और भी मुलाकातें हो रही हैं। और इस दौरान एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं हमारे सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब, और सादिक संजरानी साहब ने अलवी साहब के गैर मौजूदगी में 2 बड़े काम किए हैं। एक तो नैब ऑर्डिनेंस जिस पर दस्तखत की थी कल रात 12-1 बजे, और एक और ऑर्डर जारी किया है जिसके मुताबिक अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस की तनख्वाह और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया। अच्छा, कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं है। अब मुझे पता है बड़ी अनपॉपुलर बात है, लोग मेरे गला काटेंगे। पहले जो सदर अलवी ने जून 2022 में ऑर्डर जारी किया था, उसके मुताबिक चीफ जस्टिस की सैलरी थी तकरीबन 10,30,000 10,24,000 रुपए। वो अब बढ़ के हो गई है 12 लाख, आप समझ लें, ठीक है, महाना। और जो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनकी थी तकरीबन 9,60,000, अब वो बन गई है तकरीबन कितना 11,60,000। तो 2-2 लाख मतलब 20% का इजाफा हुआ है। अगेन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है तो आपकी तनख्वाह भी होनी चाहिए। आपने क्या मतलब क्या देखिए, आपने खुद ही कहा कि मैं अभी पिछला इजाफा जो है वो जून में हुआ है।
हाँ। अभी जुलाई चल रहा है, 1 साल के अंदर हाँ। मतलब महंगाई हुई ना, मैसिव हुई ना। काम भी तो बहुत किया होगा ना। मैं अच्छा अब मैं आ रहा हूँ ओके देखो मसला सारा है टाइमिंग का। मसला है टाइमिंग का, क्योंकि इस वक्त पर जब महंगाई आसमान को छू रही है, गुर्बत बढ़ रही है, तो अगेन आपका जो पॉइंट है कि क्या 2 सालों के 1 साल के अंदर अंदर 2 इजाफे होने चाहिए या नहीं। अच्छा, अब सिर्फ अगर ये खबर होती तो हम शायद इसको इतना इस तरह नहीं कवर कर रहे होते, लेकिन ये वही सादिक संजरानी साहब हैं। आपको याद होगा कि पिछले माह ही राइट सेनेट में एक बिल पास किया गया, आई थिंक तकरीबन यूनानिमसली पास किया गया ना। 40 सेनेटर्स ने बिल पेश किया था, सादा कागज पे दस्तखत किए, सादे कागज पे। सेनेटर मुश्ताक अहमद जो जमात इस्लामी के हैं उन्होंने मुखालफत की, जिन्होंने पढ़ लिया था, और साबिक सेनेट चेयरमैन फारूक नायक और रजा रब्बानी के भी इस पे साइन थे। अच्छा, सादिक संजरानी साहब ने जाहिर है कि उन्हें तो कोई मसला नहीं है, उन्होंने कहा जब हम अपनी तनख्वाह में इजाफा कर सकते हैं तो कोई भी हो, और आरिफ अलवी साहब तो वैसे भी मुल्क से बाहर हैं इस वक्त। तो वो बड़ा शोर हुआ था कि जी 12 गार्ड समेत अहले खाना और घरेलू मुलाजमीन समेत बैरूनी और अंदरून मुल्क लामहदूद सफ़र की मराहत, दफ्तरी अखराजात रोज़ाना के 5000 और सेनेट की फाइनेंस कमेटी की इजाज़त से सवाबदीदी जो फंड्स हैं वो मज़ीद भी बढ़ाए जा सकते हैं। फाइनेंस कमेटी को चुनते भी डेली अलाउंस 10,000 रुपये। और हालांकि सादिक संजरानी साहब माशाल्लाह अरबपति आदमी हैं। अच्छा, सादिक संजरानी साहब से बात भी हुई है, एक सेकंड उनका तो सुन लेते हैं पहले, इससे पहले अच्छा अभी कर लेते हैं। माशाल्लाह अरबपति आदमी है, लेकिन शादी घर में रहते हैं, चेयरमैन सेनेट के घर में नहीं रहते, लेकिन वो 2.5 लाख रुपए किराया वसूल करने के कानूनी तौर पे मजाज हैं। कोई इसमें गैर कानूनी बात नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर लाताल्लुकी का इजहार किया है। उनके जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं सलीम मांडवी वाला, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। लेकिन अब कोई तादीबी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अच्छा, तो अब हुआ क्या है कि यार ये सारा ये जो गलती है ना, ये सारी मीडिया वालों की। अगर आप सादिक संजरानी साहब की बात सुने, क्योंकि ये डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में ही उनसे पूछा गया कि यार ये आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, तो पहले जरा जवाब सुनिए फिर उस पर बात करते हैं। चेयरमैन सेनेट जाज खुद कहते हैं ख़रीद रहा है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान जिस दिन इस काबिल हुआ इंशाअल्लाह, और इस पहले अपने गरीब कौम के मसलों को हल किया, तो चेयरमैन सेनेट एक नहीं 10 जाज लेगा, और ज़रूर ले। बात यह है कि हम हर चीज़ को पोलिटिसाइज करने के, जैसे मैंने कहा मीडिया के हमारे साथियों ने जब पढ़ा नहीं, उन्होंने एक आइप क्रिएट कर दी, तो उस पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस बेचारों की मजबूरी और फौरन बैकफुट पे चले जाते हैं। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ कि हमने एक सिंगल पैनी का भी इंक्रीज़ किसी चीज़ में न किया है, और ना हमारी ख्वाहिश है। जो एग्जिस्टिंग हैं वही हैं, सेपरेट करने के लिए एक्ट लाए। मैं चीज़ें छुपाता नहीं हूँ, सामने रखता हूँ कि कौम को पता चले ये हैं, और मैं इस पे भी बिलीव करता हूँ। आप अपने नुमाइंदों को अच्छे मराद दें, वो आपको अच्छी ताकि काम कर सकें। आप क्यों उनको धकेल रहे हो गलत काम करें। मेरे पास ऐसे मेंबर हैं, यकीन करें, जो सेनेट की तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। आप मजबूर देखिए, यही मैं आपसे ये जो इलीट कैप्चर के बहुत जबरदस्त स्पोक्स पर्सन है कि यार हमारे भी कोई हुकूक हैं। आखिर हम लोग जो है जो बैठे हुए हैं, टॉप पे बैठे हुए हैं, सारा दिन आप मीडिया वालों की हम आप पोस्टर रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, थोड़ा सा हमें भी रिलीफ चाहिए। वैसे भी इंसान है यार, वैसे वो अब मान गए, कोई मान रहे, लेकिन अच्छा, मैं संजरानी साहब की बात जो है वो उन्होंने जो आखिरी बात की, उस पर मैं अपने आंसू अंदर ही पी गया हूँ कि यार बेचारे गरीब लोग जो हैं क्या अपनी तनख्वाहों पे गुजारा करें, और तो उनका कोई ज़रिया आमदनी है ही नहीं। अच्छा, मसला ये है कि अल्लाह करे ये एक चार्टर तैयारा हर सेनेटर को दे दे, मुझे कोई मसला नहीं है। ये जो IMF से $3 बिलियन लेने के लिए मुझ पे और 25 करोड़ लोगों पे 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए गए बजट की मंजूरी के बाद, और 85 अरब रुपए की जो बचत के नाम पे कटौतियां होंगी, अल्लाह जाने वो कहां से होंगी। उसके बाद जब मैं सादिक संजरानी को सुनता हूं तो हाय मेरे दिल से एक आने का। अच्छा, लेकिन अब चूंकि $3 अरब आ गए हैं, लिहाजा दिस इज अय्याशी टाइम। आज मैं रियाज सोहेल का एक ट्वीट देख रहा था, उसने कहा कि थर में कर्जे जब शुरू किए लोगों को माइक्रो फाइनेंसिंग के,
तो सबने ले लिए। अब उन्होंने कहा जी वापस, तो कहा वापस कैसे करें, इसलिए कि शुरू में किसी ने जलेबियाँ खा ली उसकी, किसी ने और कहीं सैर सपाटा कर लिया, कोई शादी ब्याह पे किसी ने लगा दिया। तो अब $3 बिलियन आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी, आगे का अल्लाह मालिक है। वैसे भी बकौल मुश्ताक यूसुफी के हम जो हैं, इस कौम की ये खासियत है हुक्मरानों की कि कर्ज को भी इनकम समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ संजरानी साहब ने इस तरह से कहा ना कि ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये मीडिया के प्रेशर में आ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। यार ये जो छोटी मोटी जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, अगर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, पब्लिक करती है, मीडिया करता है, कोई पार्टियां रियलाइज़ करती हैं कि यार ये हमने सही काम नहीं किया, हमें रिवर्स करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है ना। चूंकि आप खुद जो है कभी आप इलेक्शनें लड़े नहीं हैं, आप मुल्क के सबसे पसमानदा सूबे से सियासी आदमी है, आपको उठाकर ऊपर से लॉन्च किया गया है। आपके भाई हों, आप खुद हों, आपने ठेके लिए, आप करोड़पति से अरबपति बन गए, इसलिए आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सियासी आदमी भी नहीं, सियासी आदमी नहीं है, अब आप सदर पाकिस्तान भी बन गए, आप ये तो हमारे मुल्क का एक। अच्छा, लेकिन सदर पाकिस्तान बन के वही हुआ है जो बच्चा सक्का ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे ना, कि यार 10-11 दिन ही हुए हैं। एक चीज है, ये अभी इन्होंने कहा था ना कि मैं चैलेंज करता हूं कि एक इसमें इजाफी पैसा नहीं है, अभी भी कहा था ना, अभी भी इनकी जेब से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी एक आप नजर डालें कि पहले क्या होता था, 1975 के बाद ये चीज हुई है ना। अच्छा मैं मानता हूं कि बहुत चीजें इनमें से जो अब ये फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, अनऑफिशियली आपको वैसे ही मिलती थी सेनेट चेयरमैन में, आप वो थोड़ा सा पेपर पर ला रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें जिन पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि पहले था कि एक हुकूमती खर्चे पे आपको एक गाड़ी मिलेगी, अब आपको गाड़ियां मिलेंगी। अच्छा, नंबर स्पेसिफाई नहीं किया, ये 20 भी हो सकती है, राइट। दूसरा के पहले आपके घर में, क्योंकि आपको घर है, घर में अपने फर्श पे तो नहीं बैठोगे ना यार, तो आपको फर्नीचर भी चाहिए होता है। तो पहले था लाख, अब है 50 लाख सिर्फ। अच्छा, लाख था फॉर स्पीकर एंड चेयरमैन सेनेट, अब है 50 लाख सिर्फ चेयरमैन सेनेट के लिए, क्योंकि जाहिर है कि प्लास्टिक का फर्नीचर तो नहीं लोगे ना यार, लोग आते हैं, अच्छा नहीं लगता। दूसरा के पहले हाँ, ये मुझे जो बेस्ट है, जो मुझे लगा है कि ऑन रिटायरमेंट अगर 3 साल की मुद्दत आपने सर्व की है तो आपकी और आपकी एहलिया को ताहयात मुफ्त मेडिकल फैसिलिटी। क्यों किस चक्कर क्यों में? किस लिए? चक्कर जब लोग आप ऐसा ही बॉस, आप ऐसा ही उठी जाओ, पब्लिक ऑफिस में आप आ रहे हो, आप 2 या 3 साल आपने सर्व किया, उसके बाद आप जहां से आए थे आप वहां जाएं वापस। क्यों आपको ये कौम पाले? अच्छा, नहीं सिर्फ इतना नहीं पालना, रिटायरमेंट के बाद भी एज पर्सनल स्टाफ पोस्ट रिटायरमेंट आपको 12 सपोर्टिंग स्टाफ, यार वो सब सही है 12, लेकिन मसले और आखिरी आफ्टर रिटायरमेंट भी आपके पास 6 सेंट्रीज होंगी आपके घर पे, 4 पुलिस की, एंटी टेररिज्म फोर्स की, रेंजर्स, फ्रंटियर कॉर और फ्रंटियर कंस्टेबलरी। किस खाते? ये देख लो ना, देखो और ये सिर्फ 2-3 चीजें हैं, बहुत और भी चीजें हैं। ये जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर हैं, 25,000 रुपए तनख्वाह है ना इनकी, ये अपना इलाज जाहिर है इन्हें खुद करवाना चाहिए, इन्हें घर का किराया भी खुद देना चाहिए। पता नहीं उसके बच्चे पढ़ भी, मेरा नहीं ख्याल कि इम्पॉसिबल है कि वो पढ़ रहे हों, तो ये उसके मसाइल हैं। जिनके पास जो अरबपति हैं उन तो ये कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे जो हुकूमत है, मैं बहुत सख्त एक टर्म है अंग्रेज़ी की, वो मैं इस्तेमाल कर लूँ, मुझे नहीं पता क्या अंग्रेजी किया तो चल जाएगी शायद। क्लेप्टोक्रेसी, यही है, इसका उर्दू में तर्जुमा नहीं करते। लेकिन एक और चीज़ है जो आप चीज़ नहीं समझ रहे, कि यही वो तरीके होते हैं जिससे करोड़पति अरबपति बनते हैं। हाँ यार, मतलब ये 2-4 लाख भी आपने मुल्क की खजाने से निकाल तुम गरीब आदमी हो, जो आपने जमा किए हुए हैं यार, तुम गरीब आदमी हो, तुम नहीं समझो। मैं नहीं समझ सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क की तो छीछा लेदर चलती ही रहेगी, मुसलसल। थोड़ा सा हम बाहर भी झांक के देखें कुएं से, वहाँ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। इस वक्त फौरी तवज्जो जा रही है फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मगरबी किनारे के शहर जनीन में, जहाँ फ़लस्तीनी महाजिर कैंप, वो भी जनीन ही उसका नाम है, उसके मकीनों के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौजी कार्रवाई का आज दूसरा दिन है।
अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जी इसराइली फौजी कार्रवाई हो तो रोज़ाना होती है, रोज़ाना फ़लस्तीनी मरते हैं, इसकी क्या अहमियत है? अहमियत यह है कि पिछले 20 बरस में जो सेकंड इंतफादा हुआ था 2000 से लेकर 2005 तक, उसके बाद से मगरबी किनारे पे सबसे बड़ी ये इसराइली फ़ौजी कार्रवाई है जिसमें ड्रोन और भारी हथियारों तक का इस्तेमाल हो रहा है। अब तक 11 फ़लस्तीनियों की शहादतों की तस्दीक हो चुकी है, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं और 20 शदीद ज़ख्मी हैं। ये जो जनीन कैंप है, कैंप से कहीं आप ये नहीं समझिएगा कि जी कोई लकोदक टेंट वेंट लगे हुए हैं, ये है आधा किलोमीटर का ये इलाका है, ये अहाता है जिसमें 14,000 इंसान रहते हैं और वो 14,000 इंसान उन लोगों के वारिस हैं जिन्हें आज से 75 साल पहले 1948 में उन घरों से निकाला गया था कि जहां आज इसराइल की बाकायदा रियासत कायम है, तो ये उनके बच्चे हैं। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने इन 14,000 में से 3,000 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। बावजूद है कि इसराइल ने कैंप जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है, इसराइली फ़ौजी बुलडोज़रों ने कई रास्ते खोद दिए हैं, चुनाचे एम्बुलेंसें तो आ जा नहीं सकती हैं, लिहाजा फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का अमला भारी हथियारों की फायरिंग और ड्रोन हमलों के ख़तरों का सामना करते हुए पाप्यादा ज़ख्मियों को निकालने की कोशिश कर रहा है। जनीन के सरकारी अस्पताल के अहाते में भी आंसू गैस के गोले फेंके गए थे। वहाँ इत्तलात के मुताबिक 3 बच्चे दम घुटने से हलाक हुए हैं और ताज़ा इत्तलात ये हैं कि इसराइली फ़ौजी दस्ते अंदर घुस के मतलूबा दहशत गर्द को तलाश करने के लिए हस्पताल में कार्रवाई कर रहे हैं। बाहर अल अरबिया टेलीविज़न की एक गाड़ी है, उस पर बराह रास्त इसराइली फ़ौजियों ने फायरिंग की है। गुज़िश्ता बरस इसी जनीन कैंप पर हमले की रिपोर्टिंग करने वाली अल जज़ीरा की रिपोर्टर थी शीरीं अबू अखलाक, उनको एक निशानची ने हलाक कर दिया था। इसराइली हमलों में जनीन के कदीम लातीनी चर्च को भी नुकसान पहुंचा है। इसराइल का कहना है कि आज रात किसी वक्त ये कार्रवाई ख़त्म कर दी जाएगी। इस दौरान तल अबीब में एक फ़लस्तीनी ने रद्द अमल दिखाते हुए राहगीरों पे गाड़ी चढ़ा दी और कार से निकल के जो राहगीर हैं उन पे चाकू से हमले किए। 7 इसराइली शहरी ज़ख्मी हैं और इसराइली हुक्काम का कहना है कि उनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। हमला आवर को गोली मार दी गई। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है। हमला आवर अब्दुल वहाब ईसा के घर को मिसमार कर दिया गया है और उनके ख़ानदान को उस घर से बेदखल कर दिया गया है। ग़र्ब उर्दन में बड़े बड़े शहरों में मुज़ाहरे जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि गुंजान इलाक़ों में शदीद मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। कार्रवाई में तस्लीम शुदा बैन अल-अक़वामी जंगी क़वानीन हरगिज़ पामाल नहीं होने चाहिए। उर्दन ने फौरी तौर पर यह हमले बंद करने का मुतालबा किया है। तुर्की ने इस कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की है। जर्मनी ने कहा है कि इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक़ है, अलबत्ता ताकत का बेदरग़ इस्तेमाल ठीक नहीं। जबकि वाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका हमास, इस्लामिक जहाद और दीगर दहशत गर्द ग्रोहों की जानिब से कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ इसराइल के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करता है। अच्छा, अमेरिका का भी बड़ा एक मज़ेदार किरदार है यहाँ पे कि नेतन्याहू और जो भी इज़राइली हुकूमतें हैं वगैरह पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड निकालें, या अगर आप ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन का रिकॉर्ड निकालें, ट्रंप के साथ तो काफ़ी इनकी बनती थी, ये बार बार अमेरिका को मुँह पे गाली देता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो है कि एक फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए, 2 स्टेट सोल्यूशन। ये कहता है कि हम तो इस आइडिया को ही कुचल देंगे। अच्छा, अमेरिका कहता है कि यार आप चीन से थोड़ा दूर रहे, नेतन्याहू कहता है कि मैं तो जाऊंगा बीजिंग। ठीक है, और फिर बाकायदा अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी तरले ला जाती है, वो F-35 की डील उनको सब्सिडाइज करके दी। इनका जो एम्बेसडर है जेरूसलम में, वो बाकायदा इजरायली आर्मी के सामने जाकर
शबाद सलाम उनको विश करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि जिस तरह बाइडेन की अभी मेजॉरिटी इतनी सी पतली सी मेजॉरिटी है ना, वो ये चाहता कि एक भी बंदा उससे कट जाए। और फिर दूसरी है कि जाहिर है कि इजराइल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो यूएस के लिए वो है, लेकिन थोड़ी सी आपको चेंजेस नजर आते हैं। पहली बार आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी में जो जूइश कांग्रेसमैन भी हैं वो भी इजी नहीं है इसराइल के इस एटीट्यूड के साथ, वो भी हटते हैं। अच्छा, जो राशिदा तलेब हैं और वगैरह हैं, उनका तो एक अलग ही बात है। मैं थोड़ा सा ये जो जर्मनी की इन्होंने बात की, मैं उस पर भी करना चाह रहा हूँ कि जर्मनी वैसे बहुत इक्वालिटी और उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन जब इसराइल का मसला आता है तो उनकी जो हिपोक्रेसी है वो इतना खुलकर सामने आती है कि वो आप फ़लस्तीनी अपनी बात नहीं कर सकते। मतलब आप बात करेंगे कि जी बैलेंस करें, इजराइल ये कर रहा है, फ़लस्तीनी ये कर रहे हैं, दोनों की बात रखें, आप नहीं कर सकते। आपको 100% इजराइल के साथ देना। अच्छा, अपने हम रीजन में आए तो हमारे यहाँ जो ये जो खलीजी अरब ममालिक ने अब्राहम अकॉर्ड जो है उन्होंने साइन किया इजराइल के साथ, इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने खोल दिए हैं तिजारत के रास्ते, सऊदी अरब की भी उसमें हिमायत है। तो जब अरब मुल्कों में जब आम आवाम देख रहा होता है कि एक तरफ है और दूसरी तरफ इजराइल का झंडा, उनकी एयरलाइन, उनके वफूद आ रहे हैं, उनको सरकारी सतह पर प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो लोगों के अंदर तो नफरत बढ़ती है कि आपने फ़लस्तीनियों को आपने झोंक दिया, आपने कहा जी तुम बाहर में जाओ। कतर वर्ल्ड कप में देखा था ना आपने जी, उस पर हमने क्लिप्स चलाई थी, किस तरह का रिएक्शन है। देखिए, ये जो मतलब माना कि देखो ये कोई जमहूरी हुकूमतें तो है नहीं, इनको वोट तो नहीं लेने होते, लेकिन फिर भी आप पब्लिक सेंटिमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, वो एक मुबस्सिर है, उसने बड़ा अच्छा कहा है कि ये जो अल्ट्रा राइटिस्ट हुकूमत है ना, इसराइली हिस्ट्री में भी इससे ज़्यादा राइट विंग नहीं आई। उसका ये कहना है कि 3 क्लियर अहदाफ हैं इस हुकूमत के। अव्वल ये कि अच्छा तो ये कि तमाम फ़लस्तीनी दफ़ा हो जाएं, ये ज़मीन ही छोड़ दें। दोम ये कि अगर वो ये यहाँ रहना भी चाहें तो फिर जो स्टेटलेस स्टेटस है उनका, बेवतन शहरी या बेवतन इंसान का, वो उसके तौर पे रहें, और अगर इस दौरान वो थोड़ी सी भी मुज़ाहमत करें तो उन्हें सख्ती से कुचल दिया जाए, ताकि बाद में एक डिटेरेंस के तौर पे कि यार। अच्छा, सिर्फ डिटेरेंस भी नहीं, वो चाहते हैं कि रिएक्शन है, क्योंकि देखिए हर जो फलस्तीनी शहीद होता है ना, इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत को 100-150 मजीद वोट्स मिलते हैं। फिर रिएक्शन, और रिएक्शन तो आना होता है ना, क्या 2-3 लोगों को जख्मी कर दिया छुरे के साथ, वो ही ये रिएक्शन चाहते हैं ताकि फिर उसको लेकर जस्टिफिकेशन बनाए एक और अटैक के लिए। तो अगेन इनकी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और जाहिर नस्ल कुशी तो चल रही है। अगर आप 1 जनवरी से लें तो 25 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों को कत्ल किया गया है। मुझे याद है टारगेट किलिंग में पिछले माह ही एक मोहम्मद हैथाम इब्राहिम तमीमी, अगर उसकी तस्वीर है तो हम चला सकते हैं, अपनी बाप के साथ बैठा हुआ था अपनी बाप की गाड़ी के पीछे, और उसको सर में गोली मारी। बाद में कहा कि यार अनइंटेंशनली, गलती से। हाँ यार, सॉरी यार। हाँ, फिलहाल ये इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।